न्याय कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर समाज कहता है एफआईआर दर्ज और आप गिल्टी। दोस्तों, आजकल देखने में आया है कई बार दहेज से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल महिला पक्ष द्वारा सिर्फ बदला लेने की भावना और परेशान करने की भावना से किया जाता है। यह दुखद है। इस मामले में आईपीसी की धारा 498 ए सबसे कुख्यात साबित हुई। 80 के दशक में जब एक के बाद एक दहेज के केसेस में महिलाओं को जलाने और मार दिए जाने के मामलों ने देश को झकझोर कर रख दिया था, तो ये धारा साल 1983 में कानून में जोड़ी गई थी और इसने पीड़ित महिलाओं की बहुत सहायता भी करी। पर पिछले कुछ सालों में इस कानून के दुरुपयोग की घटनाएं इतनी बेतहाशा बढ़ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर में कहना पड़ा कि इस कानून के दुरुपयोग से कानूनी आतंकवाद पैदा हो रहा है। इस तरह के दुरुपयोग वाले केस में वास्तव में ना कोई दहेज मांगा गया होता है और ना ही क्रूएलिटी हुई होती है, और सिर्फ आरोपों के आधार पर केस बहुत लंबे चलते हैं और पत्नी पक्ष की तरफ से ना सिर्फ पति और सास ससुर बल्कि कई बार तो पति के भाइयों और बहनों और दूर के रिश्तेदारों को भी एफआईआर में ले लिया जाता है। कई बार तो ये भी हुआ है कि ये भाई बहन उस शहर में रहते भी नहीं थे, फिर भी उनका नाम इसमें शामिल कर लिया जाता है ताकि पति पर दबाव पड़ सके। कई बार बहुत बूढ़े माँ बाप को जो बिल्कुल अशक्त हैं उनको भी इसमें शामिल करके पति के ऊपर दबाव बनाया जाता है, और फिर ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि बाद में एक्विटल हो जाए, पर इस दौरान कई सालों तक समाज में बदनामी, बच्चों से अलगाव, रिश्तेदार बिरादरों के पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर, पैसे की बर्बादी के चलते पति पक्ष पर गहरा मानसिक दबाव हो जाता है। और फिर कई बार एक एफआईआर पूरी होने के बाद दूसरी और फिर तीसरा केस एक के बाद एक लगातार कर दिया जाता है। इस बीच में आम नागरिक को कानून का कोई खास ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए पुलिस, कोर्ट के मुलाजिम और कई बार तो खुद के वकील भी खूब फायदा उठाते हैं और निर्दोष आदमी को लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी हाल ही का अतुल सुभाष का सुसाइड इस बात का ताजा गवाह है। तो चलिए आज हम 498 ए के तहत चलने वाले केस को पूरी गहराई से जानेंगे, ताकि अगर आपको इसे अनफॉर्चुनेटली फेस करना पड़े तो आप घबराएं ना और इसे ठीक तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 498 ए का केस किन कारणों से लग सकता है और किन किन लोगों के खिलाफ लग सकता है। फिर हम ये भी जानेंगे कि ये केस स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे चलता है और कंप्लेंट से कोर्ट में वर्डिक्ट तक कैसे पहुंचता है। फिर जानेंगे कि क्या 498 ए में गिरफ्तारी हो सकती है। फिर जानेंगे कि क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कहां से ली जा सकती है, और फिर जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं आपकी जानकारी आपकी ताकत। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए और ऑल बटन भी क्लिक कर लें, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी भरे वीडियोस आपको देते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आईपीसी की धारा 498 ए अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर धारा 85 और 86 बन चुकी है, पर इन दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। नए कानून में पुराने कानून को कॉपी पेस्ट कर दिया है और कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए हम इस वीडियो में
498 ही कहेंगे, पर उसका मतलब बीएनएस 85 और 86 ही होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 498 ए एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। आसान शब्दों में कहें तो कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस आपको बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति और अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि इसकी जमानत आप पुलिस थाने से नहीं करा सकते, इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि इस तरह के मामले में कोर्ट दोनों पार्टियों के बीच कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। पर 482 के अंदर अगर हाई कोर्ट को लगे कि किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में समझौता हो गया है, तो वो कंप्लेंट को क्वॉश कर सकता है, क्योंकि ये मामले पर्सनल मामले होते हैं और समाज को उस तरह से अफेक्ट नहीं करते हैं जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, जैसे कि रेप और मर्डर आदि। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में रूलिंग दी थी कि अगर कन्विक्शन होने के बाद भी पति पत्नी में जेन्युइन समझौता हो जाता है और दोनों मामले को खत्म करना चाहते हैं, तो कोर्ट सजा को कम कर सकता है। तो चलिए अब समझ लें कि 498 ए का केस किन कारणों से लग सकता है और किन किन लोगों के खिलाफ लग सकता है। तो 498 ए कहता है कि अगर किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता या क्रुएलिटी करेगा, तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब यहां इस कानून के हिसाब से क्रूरता यानी क्रुएलिटी के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, ऐसा कोई भी काम जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए दबाव पड़े, या उस महिला की जान को खतरा हो, या गंभीर चोट का खतरा हो जाए, या फिर उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर चोट पहुंचती हो। दूसरा, महिला का हरासमेंट हो रहा हो जिसमें उस महिला से या उसके रिश्तेदार से किसी प्रॉपर्टी या मूल्यवान चीज की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। अब यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जरूरी नहीं कि आपने महिला से दहेज की मांग करी ही हो। अगर आप महिला से बिना दहेज की मांग के भी यदि किसी प्रॉपर्टी की गैर कानूनी मांग करते हैं, तो वो भी इस कानून के दायरे में आ जाएगी। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदिन साहब कासिम साहब कंजागर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 में माना था कि एक महिला से उसके पति ने अपना लोन चुकाने के लिए 10,000 रुपए मांगे। इस तरह की मांग भी गैर कानूनी और क्रूरता ही कहलाई जाएगी और 498 ए के अंतर्गत ही आएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है कि 498 ए का केस किस किस के खिलाफ बन सकता है। तो देखिए, 498 ए इस बारे में बहुत साफ साफ कुछ नहीं कहता, पर यह केस पति और उसके रिश्तेदारों पर बन सकता है, ये तो बात साफ है। अभी नवंबर 2024 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक डिसीजन को रद्द कर दिया था। इसमें पति के भाई और उसकी पत्नी का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदार शब्द को कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, पर आमतौर पर इसका मतलब है कि माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, भतीजे, भतीजियां, पोते पोतियां या इनके जीवन साथी। साधारण शब्दों में एक रिश्तेदार वो होता है जिसके साथ खून का, विवाह का या गोद लेने का रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए यू सुवेथा वर्सेस स्टेट में माना गया कि महिला मित्र यानी गर्लफ्रेंड रिलेटिव नहीं हो सकती। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं जिसका ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो अदालतों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं आरोप बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताए गए हैं।
इसलिए अगर आरोपी पक्ष यानी पति पक्ष अच्छे वकील की सहायता से अपनी बात को सामने रखता है तो एफआईआर में भी दूर के निर्दोष रिश्तेदारों के नाम लाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा एक जरूरी बात, क्या लिव इन रिलेशनशिप में महिला 498A का केस कर सकती है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में साफ करा कि 498A मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के मामले में ही हो सकता है। इसलिए अगर दोनों पार्टियों ने बिना कोई सेरेमनी किए लिव इन शुरू कर दिया है तो महिला 498A की कंप्लेंट नहीं डाल सकती। तो चलिए अब 498A के केस के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि कंप्लेंट होने यानी शिकायत होने से लेकर के आखिर में कोर्ट के वर्डिक्ट तक हर स्टेप पर क्या-क्या प्रक्रिया होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 12 स्टेप में बांट सकते हैं। पहला स्टेप होता है कंप्लेंट का। जब किसी भी महिला को डाउरी या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित शिकायत करनी होती है तो सबसे पहले इस मामले में अपनी कंप्लेंट या शिकायत दर्ज कराती है, या तो वुमेन सेल में या नॉर्मल पुलिस स्टेशन में, जो या तो जहां वो रह रही होती है या फिर जहां पर वो घटना घटी होती है। ध्यान रहे कि यह पहला स्टेप सिर्फ कंप्लेंट की स्टेज है, यानी शिकायत की स्टेज है। इस स्टेज को एफआईआर से कंफ्यूज ना करें, वह स्टेज बाद में आएगी। कंप्लेंट के बाद आता है दूसरा स्टेप। ये स्टेप पुलिस उठाती है। इसके लिए दोनों पार्टियों को वह थाने में बुलाती है और उसमें कोशिश होती है कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत करके या बातचीत करा के मध्यस्थता करा ली जाए, मेडिएशन करा जाए। और अगर मेडिएशन सफल हो जाए तो फिर वहीं पर राजीनामा वगैरह साइन करके मामला खत्म कर लिया जाए। पर अक्सर यह देखा गया है कि जब एक बार मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है तो दोनों ही पक्षों की तरफ से विश्वास उठ चुका होता है और दोनों ही पक्ष इस जिद पर आ जाते हैं कि एक दूसरे को सबक सिखाना है। तो राजीनामा तो नहीं हो पाता। तो अगर राजीनामा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में हम तीसरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। पर यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दोनों पक्षों को इस स्टेज का लाभ उठाना चाहिए और जहां तक हो सके ईगो को दूर रखकर अपने परिवार को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अदालत की प्रक्रिया किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती है। खैर, तीसरा स्टेप यानी एफआईआर रजिस्टर होना। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस स्टेज में पुलिस सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर लेती है। इसकी एक प्रतिलिपि यानी एक कॉपी तो शिकायतकर्ता को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी आरोपी को दे दी जाती है। आरोपी इसकी कॉपी मजिस्ट्रेट ऑफिस से भी ले सकते हैं। अब जब एक बार एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद इस बात की संभावना बन जाती है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। यहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के बाद सीधे सीधे गिरफ्तारी नहीं करी जा सकती, पर यह भी सच है कि गिरफ्तारी की संभावना तो होती ही है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको सीआरपीसी की धारा 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के लिए यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अब नए कानून के तहत यह धारा है 482 बीएनएसएस। ये आप लोअर कोर्ट में नहीं अप्लाई कर सकते, इसके लिए आपको सेशन कोर्ट में अप्लाई करना होगा। अगर वहां से आपको जमानत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वहां से भी अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में यह बात आ सकती है कि बेल मिलेगी तो नहीं। तो अनुभव ये कहता है कि ज्यादातर मामलों में बेल मिल जाती है जब तक कि आरोप वाकई गंभीर होते हुए ना दिखते हो।
पर फिर भी कई बार एंटीसिपेटरी बेल मिलने में मनाही हो जाती है। पर इस बारे में ही हाल में सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, इनके बारे में भी थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, बेल लेने के साथ साथ आप सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट में भी एफआईआर क्वॉश करने की याचिका दायर कर सकते हैं, खासकर अगर एफआईआर में कोई विटनेस या सबूत का जिक्र नहीं है। तो संभावना होती है कि हाई कोर्ट इस स्टेज में ही एफआईआर क्वैश कर दे और आप तमाम मुश्किलों से फारिग हो जाएं। सीआरपीसी की धारा 482 अब बीएनएसएस की धारा 528 बन गई है। अब हम पहुंचते हैं चौथी स्टेज पर। चौथी स्टेज है कि जिसे हम इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कहते हैं। एफआईआर हो चुकी है और अब पुलिस अपना अगला कदम उठाएगी और वह है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि वह कोशिश करेगी, जांच करेगी कि मामले में दरअसल हुआ क्या है। इसके लिए वो दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेगी, जो कि सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस के सामने लिए जाएंगे। यह धारा बीएनएसएस में सेक्शन 180 बन चुकी है, तो दोनों पक्षों के इसमें बयान लिए जाएंगे, पड़ोसियों के बयान लिए जाएंगे, रिलेटिव्स के बयान लिए जाएंगे, और अगर कोई एविडेंस है, जैसे अगर वायलेंस हुई है और वायलेंस में किसी हथियार का उपयोग हुआ है, तो उसका बरामद किया जाना, और या किसी तरह का एविडेंस है, कोई वीडियो एविडेंस है, कोई फोटोग्राफी एविडेंस है, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इस सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम यहां पर यह हो सकता है कि अगर कोई स्त्रीधन महिला को मिला है, तो उसकी एक लिस्ट बनाकर और उसकी जब्ती करके लड़की को हैंडओवर करा दी जाएगी और रिसीविंग भी ले ली जाएगी। तो ये तो हुआ इन्वेस्टिगेशन। अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, तो पुलिस दो में से किसी एक निर्णय पर पहुंच सकती है। पहला तो ये कि इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता लगा कि जो भी आरोप लड़की पक्ष ने लगाए हैं, उनमें कोई दम नहीं। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देगी और मामला समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस को लगा कि मामले में कुछ दम है, तो फिर वो पांचवा कदम उठाएगी। और हां, अगर पुलिस ने क्लोजर कर दिया, तो भी लड़की पक्ष वाले सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के सामने 498A का कंप्लेंट केस करा सकते हैं। उसकी जानकारी मैं एक दूसरे वीडियो में दे रही हूं। पर अगर क्लोजर नहीं हुआ, तो मामला अगली स्टेज की तरफ बढ़ जाएगा, यानी पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप यानी कि पुलिस कोर्ट में चालान फाइल करेगी, जिसे हम चार्जशीट फाइल करना भी कहते हैं। तो चार्जशीट में पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी गवाहों के बयान मिले होंगे, जो एविडेंस मिला होगा, या और जो भी कोई उसकी फाइंडिंग्स होंगी, उन सब चीजों को लेकर वो एक चार्जशीट यानी आरोप पत्र तैयार करेगी। चार्जशीट में लिखा जाएगा कि आपके विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं और कानून की किस किस धारा के अंतर्गत वो एक अपराध है। जैसे कि उसमें लिखा जा सकता है कि आपने फलाना फलाना तारीख को अपनी पत्नी के संग क्रूरता करी, जो कि 498 में के अंतर्गत अपराध है, और इसके लिए ये साक्ष्य यानी सबूत यानी एविडेंस मिला है और ये गवाह मिले हैं। इसी तरह से हो सकता है कि आपने स्त्रीधन नहीं लौटाया है, तो उसका आरोप भी आईपीसी की 406 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। चार्जशीट फाइल करते समय अक्सर पुलिस आपको पहले से ही बता देती है कि इतनी तारीख को हम आपके अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं, तो आप कोर्ट में पहुंचकर चार्जशीट की अपनी कॉपी ले लीजिए। नहीं तो आपके कोर्ट से भी ये सूचना आपको आ जाएगी कि चार्जशीट फाइल की गई है और आप उसकी फ्री कॉपी वहां से हासिल कर सकते हैं।
अब चार्जशीट मिलने पर एक किया जाने वाला काम ये है कि अभी तक तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है, पर चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको तुरंत कोर्ट में अपनी बेल को सिक्योर करवा लेना चाहिए। पर क्या रेगुलर बेल लेना जरूरी है? इस बारे में इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ जरूरी सूचना दी है, उसे मिस मत करिएगा। खैर, ये थी 5वीं स्टेज। अब आती है 6th स्टेज, यानी कॉग्निजेंस लेना, यानी संज्ञान लेना। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद अब कोर्ट मामले का संज्ञान लेगा, यानी कॉग्निशन लेगा। ऐसा होने पर कोर्ट में आपको एक नोटिस मिलेगा कि फलाना फलाना की शिकायत पर आपके नाम पर इन धाराओं के तहत जुर्म का संज्ञान लिया जाता है। इस स्टेज पर आपके पास फिर से 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाकर खारिज करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट में आईपीसी 482 सेक्शन 528 बीएनएसएस के अंदर एफआईआर खारिज कराने के लिए जा सकते हैं। अब अगर मामला खारिज नहीं होता तो अगली स्टेज पर पहुंच गए, यानी 7th स्टेज पर। यह स्टेज कहलाती है चार्ज फ्रेम करने की स्टेज। इसको सरल शब्दों में समझाऊं तो इसमें यह होगा कि अब कोर्ट के सामने जब आपकी पेशी होगी तो आपको बताया जाएगा कि आपके विरुद्ध यह आरोप इन धाराओं के तहत लगाए गए हैं। ऐसे में आपके पास 2 विकल्प हैं। पहले तो यह कि आप कोर्ट में डिस्चार्ज की पिटीशन कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात को कोर्ट के सामने दमदार तरीके से रखते हुए साबित कर पाते हैं कि पूरा मामला बिना किसी ग्राउंड के परेशान करने की नीयत से बनाया गया है, और अगर कोर्ट आपकी बात से आश्वस्त हो जाता है तो आपको वहीं डिस्चार्ज कर सकता है। हालांकि ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी तो मामला सीधे सीधे देखने में ही फर्जी नहीं है। तो ये अपेक्षा की जाएगी कि आने वाली जिरह के दौरान आप अपनी बात रख ही सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहां पर चार्जशीट में लगाई गई कुछ धाराओं को चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उनके सपोर्ट में कोई एविडेंस या विटनेस नहीं दिया गया है। इसके साथ चार्जेस फ्रेम हो गए और हमारा 7वां कदम पूरा हो गया। अब अगला और 8वां कदम है। इस कदम में कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है। यहां पर 2 बातें समझ लें। पहली ये कि जिसने आरोप लगाया है उनका पक्ष, यानी लड़की वालों का पक्ष कहलाएगा प्रोसिक्यूशन। उनकी तरफ से जो वकील साहब आएंगे उन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे, और दूसरा पक्ष, बचाव पक्ष, जो है पति वाला पक्ष, वह कहलाएगा डिफेंस। तो उनके जो वकील होंगे वह डिफेंस काउंसिल कहलाते हैं। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस कोर्ट में पेश होते हैं। लड़की ने जब आरोप लगाया तो उसने यह भी कहा होगा कि इस घटना के समय, इस मारपीट के समय जब मुझसे हिंसा हुई या जब मुझसे दहेज मांगा गया या मेरे प्रताड़ना हुई तो ये लोग विटनेस थे। तो पहले इन विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी लड़की वालों की तरफ से जो वकील साहब होंगे वह पहले अपने विटनेस से कई सारे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछते हुए उनका इंटेंशन यह होगा कि लड़की के पक्ष की सारी बातें कोर्ट के सामने आ सके और कोर्ट समझ सके कि वह कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। इस तरह से जब एक बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके पहले विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ के हो चुकी होगी, तब डिफेंस के वकील साहब यानी डिफेंस काउंसिल को उनसे काउंटर क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, जिससे वह साबित कर सके
कि जो विटनेस कह रहे हैं वह झूठ है, इसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। इसी तरह से प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। इस तरह से जब प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस को एग्जामिन कर लिया जाएगा तो 8th स्टेज पूरी हुई। अब हम पहुंच गए अपनी अगली स्टेज पर, यानी 9th स्टेज पर। इस स्टेज में एक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाएगा। एक्यूज यानी वो व्यक्ति जिस पर आरोप है, यानी पति। यह स्टेटमेंट सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत, यानी बीएनएसएस की धारा 351 के अंदर लिया जाता है। इस स्टेटमेंट में एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सुनने के बाद अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 10। यहां जिस तरह से स्टेज 8 में प्रोसिक्यूशन यानी लड़की वालों की तरफ से सारे विटनेस को एग्जामिन किया गया था, उसी तरह से अब एक के बाद एक सारे डिफेंस के विटनेस यानी पति पक्ष की तरफ के सारे विटनेस को बुलाया जाता है और उसके बाद एक एक करके पहले उनको डिफेंस के काउंसिल एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे और उसके बाद एक एक करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इसके साथ 10th स्टेज समाप्त हो जाती है और फिर आ जाती है हमारी 11वीं स्टेज, यानी फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज। इस स्टेज में दोनों तरफ के वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल अपनी पूरी बात एक के बाद एक रखेंगे और पूरे केस पर रोशनी डालते हुए अपनी बात को साबित करने का प्रयास करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे उनके विटनेस और एविडेंस से उनकी बात साबित होती है और दूसरे पक्ष के विटनेस और एविडेंस गलत या झूठे साबित होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे कि हमारे द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं और आरोपी सजा होनी चाहिए। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल इस बात का विरोध करेंगे और कहेंगे जो बात वह कह रहे हैं वह सही है और बरी कर देना चाहिए। इसी के साथ 11वीं स्टेज पूरी होती है। अब बारी आती है हमारी आखिरी स्टेज की, यानी हमारी 12th स्टेज की, और वो है वर्डिक्ट। यहां पर कोर्ट अब अपना निर्णय यानी वर्डिक्ट सुनाएगा। ऐसा करते हुए कोर्ट दो में से एक चीज कर सकते हैं, या तो वह आपको बरी कर देंगे या फिर आपको सजा सुनाएंगे। पर सजा सुना देने का मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन आपको सजा दे दी जाएगी या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर सजा सुनाई जाती है तो आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें आप कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यह रही पूरी 12 स्टेप में प्रक्रिया। जब कभी भी 498A के अंतर्गत केस चलेगा तो वो इस प्रोसेस से अलग अलग स्टेज में गुजरते हुए फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा। तो अब हमने 498A का पूरा प्रोसेस समझ लिया, पर लोगों के मन में 5 बड़े डर फिर भी रह जाते हैं। पहला डर तो ये है कि क्या 498A में अरेस्ट हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। अब चाहे वकील आपको कुछ भी कहे, ये डर आपके मन में तो पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता। तो देखिए, इस डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप खुद ही कानून को पूरी तरह से जान लें, और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझाती हूँ। तो दरअसल इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जो आज अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अनिश कुमार के खिलाफ 498A का केस बना था। उन्होंने पहले सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाई, पर वो दोनों जगह में खारिज हो गई। अब अनिश कुमार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां सुप्रीम कोर्ट में बड़ा डिटेल में डिसीजन दिया गया।
तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े को जांचा और कहा कि देश में दहेज की समस्या से निपटने के लिए बने 498 ए का पिछले कुछ समय से जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है और पुलिस और मजिस्ट्रेट भी इसको रोकने में असफल रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने 498 ए के अंदर ही की जाने वाली गिरफ्तारी पर बहुत डिटेल में बात की और कहा कि ये बात ठीक है कि 498 ए का एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पर हमारा मानना है कि कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस को गिरफ्तारी की पावर है, पर गिरफ्तार करने की पावर होना और इसके प्रयोग का करना बिल्कुल दूसरी बात है। और पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि उस पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस को गिरफ्तारी करने से पहले इस बात की जांच करनी होगी कि क्या आरोप सही लगे हैं या नहीं, और जब वो संतुष्ट हो जाए तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर अब समस्या ये थी कि ये बात कैसे सुनिश्चित हो कि पुलिस ने ऐसी जांच कर ली थी कि नहीं। कहीं पुलिस ने किसी दबाव में या पैसे की वजह से ये काम तो नहीं करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि 498 ए में ज्यादा से ज्यादा 3 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए पुलिस के लिए भी इसमें गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41(1)(b का पालन करना नितांत जरूरी है। और मित्रों, ये धारा ही सबसे महत्वपूर्ण धारा है जिसको आपको जानना चाहिए। यह धारा कहती है कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या जिसके खिलाफ जानकारी मिली है या गहरा शक मौजूद है कि उसमें एक कॉग्निजेबल अपराध किया है और कानून के तहत उस अपराध के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। पर उस गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को जांच करके गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा। और ये कारण क्या क्या हो सकते हैं ये भी पुलिस के ऊपर नहीं छोड़े गए हैं, बल्कि इसी धारा में लिख दिए गए हैं ताकि कोई मनमानी ना चल सके। ये कारण है कि पहला, गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है ताकि ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोका जा सके। दूसरा, या मामले की जांच के लिए गिरफ्तारी में रखना जरूरी है। या तीसरा, गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है कि वो एविडेंस को गायब ना कर दे या उसमें छेड़छाड़ ना कर दे। या चौथा, किसी विटनेस को लालच, धमकी या कोई वादा ना कर सके। पांचवा, अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर उसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में बार बार नहीं लाया जा सकेगा। पर मान लीजिए इसके बावजूद भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या होगा? तो फिर आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(2) और सेक्शन 57 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश तो करना ही होगा। 24 घंटों से ज्यादा डिटेंशन में रखने की शक्ति तो 167 सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ही है। इसलिए गिरफ्तारी के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहां पर मजिस्ट्रेट को भी देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी सही तरीके से हुई है या नहीं, पुलिस ने गिरफ्तारी के पीछे क्या क्या कारण लिखित दर्ज किए थे और कारण केवल लिखकर दर्ज करे हैं या फिर हर कारण के साथ सबूत और विटनेस लगाए गए हैं या नहीं। मजिस्ट्रेट भी डिटेंशन को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब वो खुद पुलिस के कारणों और एविडेंस से संतुष्ट हों और पुलिस की तरह उनको भी अपने आदेश में लिखित दर्ज करना होगा कि वो उन कारणों से क्यों संतुष्ट थे।
पर अब अगर गिरफ्तारी सही तरीका नहीं है तो फिर सही तरीका क्या है? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इस तरह के मामलों में पुलिस को एक्यूज्ड को 41A के तहत एक नोटिस जारी करना चाहिए कि इस मामले में आपको फलाना फलाना तरीके पर फलाना फलाना पुलिस अफसर के सामने पेश होना है। ऐसे में ये एक्यूज्ड की ड्यूटी होगी कि वो नोटिस का पालन करे और जांच में सहयोग करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर कोर्ट के ऑर्डर्स पर आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि सारे प्रोसेस को बिना फॉलो किए गिरफ्तारी हो ही जाती है, तो फिर क्या हो सकता है? तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा जा सकता है। इसी तरह से अगर मजिस्ट्रेट बिना लिखित कारण दर्ज किए डिटेंशन ऑथराइज कर देते हैं तो उस राज्य के हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जांच शुरू करी जा सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अरनेश कुमार जजमेंट के बाद 498A के केस में उन लोगों की गिरफ्तारी का खतरा बहुत कम हो गया जो बेगुनाह हैं और जिनको बदले की भावना से या केवल परेशान करने की वजह से एफआईआर में शामिल कर लिया गया है। अब हमने आपको बता दिया कि 498A में गिरफ्तारी होने की संभावना कम है, पर अगर आपको फिर भी डर है कि अरेस्ट हो सकती है तो आप एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में फाइल नहीं करी जा सकती। इसके लिए आपको सेशन कोर्ट में जाना होगा। अगर वहां से अग्रिम जमानत नहीं होती तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर वहां भी आपको नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, मैरिज सर्टिफिकेट, एफआईआर की कॉपी और इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके केस में आपको सहायता कर सकता है तो अपने वकील को आपको देने होंगे। एप्लीकेशन आप खुद भी लगा सकते हैं, पर इस तरह के मामलों में कोई टेक्निकल इशू ना रह जाए, इसलिए अच्छा होगा कि आप एक अच्छे वकील से एप्लीकेशन लगवाएं। अब जिस दिन भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस दिन उसकी स्क्रूटनी होगी, और अगले दिन सुबह सुबह जब भी कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो पहले एंटीसिपेटरी बेल के केसेस ही लिए जाते हैं। इस सुनवाई के दौरान पहले कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सुनते हैं जो कि महिला पक्ष से होंगे। उसके बाद आपके काउंसिल को सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा। अक्सर तो उसी दिन बेल पर डिसीजन हो जाता है, पर अगर कोर्ट डिसीजन के लिए कोई और दिन का डिसाइड करता है तो आपके काउंसिल कोर्ट से आवेदन भी कर लेंगे कि जब तक बेल डिसाइड नहीं हो तब तक आपको अरेस्ट ना किया जाए। अब अगर कोर्ट को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है तो कोर्ट कुछ भी कंडीशन लगा सकता है और आपको एंटीसिपेटरी बेल दे देगा। इसके बाद कोर्ट आपको डायरेक्शन देगा कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिएगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन आप जाएंगे, वहां आपकी स्टेटमेंट ली जाएगी, आपके जो जमानती हैं उनकी डिटेल ली जाएगी और बेल बॉन्ड दिया जाएगा। यहाँ आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपने सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, पर इस बात को मत भूलिएगा कि एंटीसिपेटरी बेल मिलते समय उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं। आप किसी भी विटनेस या कंप्लेनेंट से बात नहीं करेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, कोई थ्रेट नहीं देंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि कोर्ट आपको आपका पासपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में जमा कराने को कहे।
आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप हर हफ्ते या महीने पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएंगे। जो भी कंडीशन आपके बेल ऑर्डर में होती है, आपको उनको पूरी करना होगा। ऐसा ना हो कि बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि बेल कैंसिल भी हो सकती है। अब एक तीसरा कंफ्यूजन कई लोगों के मन में होता है कि एफआईआर होने पर तो एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, पर जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो क्या एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाती है और रेगुलर बेल ही लेने की जरूरत होती है? इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। यह है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरली एक बार अगर ट्रायल कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी तो ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में समन तक ही चल सकती है। वो बेल समन के बाद और ट्रायल के पूरा होने तक चल सकती है। पर यह अलग बात है कि अगर ट्रायल कोर्ट चाहे तो किसी खास मामले की खासियत को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल केवल ट्रायल शुरू होने तक के लिए ही है। ऐसा होने पर आपको फिर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अब चौथा प्रश्न जो कई लोगों के मन में रह जाता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? तो देखिए, कानून तो हम सब जानते हैं और वो ये है कि एंटीसिपेटरी बेल के बाद आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि गिरफ्तारी हो जाती है, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा सिर्फ उन कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की वजह से होता है जो या तो कानून की पूरी जानकारी नहीं रखते या फिर सोच समझकर किन्हीं कारणों से ऐसा करते हैं। ऐसा ही हुआ था तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह वर्सेस कमल ध्यानी एंड अदर केस में। इसमें आरोपी के खिलाफ एफआईआर होती है कि उन्होंने किसी के पैसे लेकर वापस नहीं किए और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। एफआईआर में 406 जैसी धारा लगती है। आरोपी सेशन कोर्ट में जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वहां वो स्वीकार नहीं होती। उसके बाद हाई कोर्ट में भी वह स्वीकार नहीं होती, पर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। अब आरोपी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, हमसे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए कहा गया है, तो हम आपके सामने पेश हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर एक नोटिस इशू कर देते हैं कि फलाना फलाना तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होगी। आरोपी जब उस दिन पेश होते हैं तो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी देती है कि हमें इनसे और जांच करनी है, इसलिए इनको पुलिस कस्टडी में रखना होगा। आरोपी हैरान हो जाते हैं और मजिस्ट्रेट से कहते हैं कि उनके पास एंटीसिपेटरी बेल है, इसलिए उनको कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि अब आपको गिरफ्तार किया जाए, पर मजिस्ट्रेट भी इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी है, पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आपको कहा भी है। अब पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी कस्टडी जरूरी है, तो पुलिस कस्टडी मांग सकती है। इस तरह से पुलिस की रिक्वेस्ट को मान के मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी दे देते हैं। अब आरोपी फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल के बाद अरेस्ट तो संभव ही नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कम से कम मजिस्ट्रेट को तो यह बात मालूम होनी चाहिए। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट दोनों के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते हैं। दोनों भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं
और कहते हैं कि हमारे राज्य में तो ऐसे ही प्रोसेस फॉलो होता है। सुप्रीम कोर्ट हैरानी और नाराजगी जताते हुए कहती है, यही वजह से एक आदमी जिसको कैद में नहीं रखना चाहिए था उसको कैद किया गया और दोनों ही अफसरों को सजा होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल के बाद आपको कानूनी तौर पे वो अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कभी इस समस्या को फेस करते हैं तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए हमारे चैनल जिंदगी अनकट पे। आपकी जानकारी आपकी ताकत। अगर किसी खास टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। जल्दी लौटेंगे और एक बर्निंग इशू पर वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।